तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर दिए थे, लास्ट लेक्चर में मैं क्या किया था, एक कंट्रोलर लिया था, स्टूडेंट नाम का, शायद से, ठीक, स्टूडेंट नाम का एक कंट्रोलर लिया था। स्टूडेंट नाम के कंट्रोलर के अंदर मैं स्टूडेंट का एक मॉडल बनाया था। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, और जो भी XYZ प्रॉपर्टी स्टूडेंट की थी, आईटी है, नॉन आईटी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग लिए थे। ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते थे बेसिकली, ये प्रॉपर्टी मतलब ये मॉडल के अंदर हम लोग फेक डेटा डालते थे। तो ये मॉडल में हम लोग फेक डेटा डालते थे, लिस्ट बनाते थे, लिस्ट बनाने के बाद वो मॉडल को हम लोग क्या करते थे, हैंड ओवर करते थे व्यू को। व्यू क्या करता था, उसको दिखाता था। तो जो जो डेटा है मेरे को अगर एक्शन मेथड से व्यू में डेटा अगर मेरे को भेजना है, एक्शन मेथड मतलब तुम्हारा सी शार्प का कोड, व्यू मतलब तुम्हारा HTML का कोड। एक्शन मेथड से सी शार्प में तुमको डेटा भेजना रहता था। तो मेरे पास, मैं बोला कि पहले जो तरीका हम लोग यूज करते थे वो तरीका व्यू बैग वाला था, ठीक है। उसके बाद मैं बोला था कि जो अभी जो हम लोग अभी तरीका यूज कर रहे हैं वो मॉडल वाला है। तो मॉडल वाला तरीका हुआ नहीं है, वो पेंडिंग है। व्यू बैक वाला तरीके से मैं आउटपुट बता दिया था। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेम आउटपुट मॉडल के तरीके से दिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर, उसका क्या कंसेप्ट है वो बताऊंगा। तो क्विकली ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। कौन सा प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन है? हाँ, ये देखो। तो यहाँ पे हम लोग ने किया क्या था, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके स्टूडेंट का एक मॉडल बना लिया था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का मॉडल था। मॉडल क्या होता है, मॉडल के अंदर वो प्रॉपर्टीज हम लोग ऐड करते हैं जो डेटाबेस या जो डेटा मेरे को स्टोर करना है। तो इन शॉर्ट इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा मॉडल है। मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टीज को डालते हैं जो मेरे को यूआई में दिखाना है। तो दो टाइप के मॉडल होते हैं, अभी आगे चल के मॉडल भी दो टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मॉडल जो होता है जो डेटाबेस का डेटा बताता है, एक मॉडल जो होता है जो व्यू का डेटा बताता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस, जो भी तुम जहाँ पे डेटा तुम स्टोर करोगे वहां पे, या अभी डेटाबेस की जगह समझ लो कोई तो टेबल रहेगा जहाँ पे डेटा रहेगा। डेटाबेस के लिए अभी क्या समझ लो, कोई तो एक टेबल रहेगा, टेबुलर फॉर्म में डेटा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना यहाँ अपन रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एक चौपड़ा बनाते हैं, तो उसमें टेबल बनाते हैं ना, एक साइड में सीरियल नंबर, डेट, नेम, जो भी कमेंट, ऐसा हम लोग। तो ऐसा अगर मेरे को कंप्यूटर में करना है तो या तो मैं एक्सेल बनाऊंगा या तो मैं वर्ड में टेबल बनाऊंगा, बराबर। तो कोई तो टाइप का टेबल रहेगा, एक्सेल वर्ड नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा अभी के लिए ऐसा कंसिडर कर लो कि कोई तो टेबल रहेगा, टेबुलर फॉर्म में डेटा रहेगा। तो वो टेबुलर, जब जब टेबल की बात होती है तो टेबल में दो चीज होती है, एक तो कॉलम होता है, एक रो होती है, ठीक है। तो टेबल के अंदर जितने कॉलम है, अगर उतनी प्रॉपर्टी मैं मॉडल में क्रिएट करूंगा, टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर जितने कॉलम है, अगर उतनी प्रॉपर्टी, जैसे ये आईडी एक कॉलम हो गया, नेम, फर्स्ट नेम एक कॉलम हो गया, लास्ट नेम एक कॉलम हो गया, कॉन्टैक्ट एक कॉलम हो गया, इज आईटी स्टूडेंट एक कॉलम हो गया, समझ, ऐसा कॉलम रहेगा। यानी डेटा ऐसा स्टोर रहेगा जैसा हम लोग ने यहाँ पे नोटपैड की फाइल में क्रिएट किए थे। तो अगर ऐसा है कि डेटाबेस के टेबल में जितने कॉलम है, अगर मॉडल के अंदर एग्जैक्ट उतनी ही प्रॉपर्टी है, तो वो मॉडल को हम लोग डीबी मॉडल बोलते हैं, डेटाबेस का मॉडल। तो इसे बोलो गौर से सुनो। अगर तुम्हारा जो अब डेटाबेस मतलब ऐसा एसक्यूएल सर्वर ही नहीं हो, वो एक्सेल भी हो सकता है। अभी अभी मेरे केस में ये डेटाबेस क्या है, यहाँ पर मेरे केस में ये टीएक्सटी फाइल है, ये इसका कॉलम है, ये उसका दूसरा कॉलम है, ये उसका तीसरा कॉलम है, ये उसका चौथा कॉलम है, बराबर। तो ये मेरा डेटाबेस हो गया। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर में ही हो, तुम्हारा डेटा एक्सेल में भी हो सकता है, तुम्हारा डेटा टेक्स्ट फाइल में भी हो सकता है। दिस ऑल आर कंसिडर एज ए डेटाबेस। हाँ, अगर मैं बोलूं रिलेशनल डेटाबेस, देन एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, साइबेस, ये सब आ जाता है। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको किसको समझा मैं क्या बोला। तो डेटाबेस के टेबल के अंदर, डेटाबेस में टेबुलर फॉर्म में डेटा रहेगा, जैसे ये भी एक तरीके का टेबल ही बनाया नोटपैड में। तो डेटाबेस के टेबल के अंदर जितना कॉलम है, अगर मेरे मॉडल के अंदर वो कॉलम को ही मैप करने वाली प्रॉपर्टी, मतलब जितना जितना कॉलम उतनी प्रॉपर्टी,
तो वो डीबी मॉडल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता ये है, जैसे मैं तुमको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ आज 2024 के अंदर, और वहां पे टेबल मैं बनाया हूँ, टेबल बनाया, मैंने लिया आईडी 1234 आएगा उसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, क्या ले लिया मैंने, एज, ठीक है। अभी आज के टाइम पे एक स्टूडेंट की एज अगर 21 ईयर है, तो 2026 में भी उसकी एज 21 ईयर ही रहेगी क्या? नहीं ना, वो तो बढ़ेगी। लेकिन डेटाबेस में तुम 21 डाल दोगे आज, तो वो तो 21 ही रहेगा, वो थोड़ी हर दिन उसका बर्थडे चेक चेक करके बदलते रहेगा। मेरी बात समझिए, डेटाबेस में। लेकिन जब तुम फैक्ट्स करोगे तो वो तो सही बताना चाहिए ना, और सही कैसे बता पाएगा सही, पता ही नहीं चलेगा कभी। या फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें कुछ अलग लॉजिक लगा के कि 2022 में अगर इसकी एज 21 ईयर थी, तो अभी करंट ईयर 2026 है, तो फिर दोनों वो टाइम का ईयर मतलब डेट और करंट डेट के ईयर को माइनस करके उसके एज में ऐड करना पड़ेगा, ये सब लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करते नहीं है हम लोग। तो डेटाबेस में कभी भी ऐसा डेटा हम लोग नहीं स्टोर करते हैं जिसको हम लोग टेम्पोरल डेटा बोलते हैं। टेम्पोरल डेटा का मतलब ये होता है ऐसा डेटा जो टाइम से एसोसिएट करता है, जैसे एज हो गया, डेट टाइम हो गया, ये टेम्पोरल डेटा हो गया, मतलब जो टाइम बाय टाइम चेंज हो रहा है, एवरी सेकेंड जो के चेंज होने वाला है। तो वो डेटा को हम लोग एंटिटी से एसोसिएट करके वो नहीं करते। टेम्पोरल डेटा रहेगा, लेकिन जैसे क्रिएटेड डेट टाइम, तो कब क्रिएट हुआ ये, अब वो कब क्रिएट हुआ है, क्रिएट होने का तो एक ही टाइम है ना, क्रिएट होने का टाइम बदलेगा नहीं, लेकिन एज बदलेगी। ऐसा डेटा जो टाइम बाय टाइम बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल डेटा। तो टेम्पोरल डेटा हम लोग नहीं स्टोर करते। तो जब भी टेम्पोरल डेटा या जब भी एज स्टोर करने की बात आएगी, जब भी एज स्टोर करने की बात आएगी, तो उस टाइम पे हम लोग इंस्टीड ऑफ एज हम लोग डीओबी स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, डेट ऑफ बर्थ। देखो हर कहीं भी तुम लोग फॉर्म भरे रहोगे तो वहां पे कभी एज नहीं पूछता है, हमेशा डीओबी पूछेगा तुमसे, तुम डीओबी डाल दोगे, और उसके बेस पे वो क्या करेगा, जो जो भी साल 2028 भी अगर चलता रहेगा, तो वो क्या करेगा, 2028 में से तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के ईयर को माइनस करेगा, देन तुम्हारे एज प्रिंट होके आ जाएंगे, तो बता देगा तुम 21 साल के हो, तुम 30 साल के हो, तुम 25 साल के हो। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन समझो किसी का डीओबी में 2000 है, ठीक है, और अभी चल रहा है 2024, है ना। आज मैंने उसका डीओबी डाला 1 ऑफ जनवरी 2000, ठीक है। बट 2028 में जब उसको एक्सेस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो करंट ईयर रहेगा, जो भी करंट डेट का ईयर रहेगा, तो उस टाइम पे करंट डेट का ईयर क्या रहेगा, 2028। 2028 में से 2000 को माइनस कर दूंगा, तो 28 साल उसकी एज आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो अब सवाल क्या है, जो तुमको स्क्रीन पे दिखने वाला है वो क्या है, 28। जो तुमको स्क्रीन पे दिखेगा तुम्हारी एज, वो क्या दिखेगी, 28। लेकिन तुम्हारे डेटाबेस में क्या स्टोर रहेगा, 28 स्टोर नहीं रहेगा, तुम्हारे डेटाबेस में स्टोर रहेगा 1/2000 डीओबी, मतलब डेटाबेस में डेट रहेगी और तुमको तुम्हारे पेज के ऊपर दिखेगा इंटीजर। डेटाबेस में डेट रहेगी और तुमको तुम्हारे पेज के ऊपर क्या दिखेगा, इंटीजर। किसको इसको समझा ये सिनेरियो? नहीं समझा तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, जिसको नहीं समझा। समझा? नहीं समझा? समझा? पीछे इधर कमालुद्दीन भाई, नहीं समझा? समझा? नबील, फिर से सुनो गौर से, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। बहुत सारे लोग को ना बोलने से नहीं समझ में आता है, लिख के समझ में आता है। समझो ये मेरा डेटा है, 1 एक स्टूडेंट और उसकी एज, ठीक है, ये डाल दिया मैं। फिर 2 उसकी एज, 3 ऐसा डाल दिया। ये मेरा डेटा है, ये कॉलम है। तो ये मेरा आईडी कॉलम है पहला, ये मेरा नेम कॉलम है और ये मेरा एज कॉलम है। अब ये डेटा मैं स्टोर कर रहा हूं, इसकी जो क्रिएटेड डेट है, जैसे आज की है, आज क्या है, 3/3/2024, आज के दिन ने क्रिएट किया। आज के दिन ये लोग 35, 30 और 33 साल के हैं आज। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसा 35, 30 और 33 साल के, और 2 बार 33 33 भी समझाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो
आज के दिन ये लोग 35, 30 और 33 ईयर्स के। अब ये डेटा क्रिएट हुआ है आज के दिन। अब यही डेटा को मैं मतलब ये डेटा को मैं एक्सेस करूंगा और प्रिंट करूंगा। कैसे एक्सेस करने का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये नोटपैड की फाइल बनाया हूँ, यही डेटा को मैं कहाँ पे एक्सेस करता हूँ? पेज पे ग्रिड में दिखाता हूँ। तो इसको बोलते हैं एक्सेस करना। डेटा फैच करना, गेट करना, एक्सेस करना, ये सब टर्म्स है, सबकी मीनिंग सेम है। एक्सेस करना भी वही होता है, गेट करना भी वही होता है, फैच करना भी वही होता है। और आम भाषा में बोलेंगे तो ये डेटा मेरे को पेज पे दिखाना है, इन शॉर्ट। तो ये डेटा मेरे को पेज पे दिखाने का है। तो आज मैं दिखाऊंगा तो ये बोलेगा हाँ सही है, ये बंदा बोलेगा हाँ ये 35 है, हाँ मेरी एज 30 है, ये बोलेगा हाँ मेरी एज 33 है, ऑल करेक्ट। लेकिन यही डेटा में अब ये पेज बंद करके रख देगा, वो 2 साल के बाद वही पेज ओपन करेगा। तो लेट्स से वो ओपन कर रहा है 2026 में, सेम डेटा एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। तो ये क्या डेटा चेंज होगा क्या? यही रहेगा। तो फिर 2026 में भी उसको 35 ही एज दिखाएगा, जो कि रॉन्ग है। सामने वाला बोलेगा कि नहीं मेरी एज अब 35 नहीं है, अब मेरी एज 37 हो गई। ये बोलेगा मेरी एज 32 हो गई, ये बोलेगा मेरी एज 35 हो गई। मेरी बात समझ में आई क्या बोला मैं? अभी समझा से मैं? तो इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग एज मैं डीओबी अगर स्टोर कर दूं तो ये डेटा को मैं ऐसा स्टोर करूंगा। तो यहां पे मैं इसका डीओबी डाल दूंगा। कैसे आएगा 35 के हिसाब से? 89 है ना, 88, 89 हाँ। तो मैं डाला 421989, ठीक है। और यहाँ पे मैं 30 के हिसाब से डाल देता हूँ। 30 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 111994। और ये कितना हो जाएगा? 91, 1191। ये मैं असल में डेटा स्टोर किया, ठीक है। अब ये डेटा जो मैं स्टोर किया हूँ, ये मैं लेट से एक्सेस कर रहा हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। आज के दिन इसका क्रिएटेड डेट है, आज ही ये क्रिएट हुआ है, मतलब आज ही मैं इसको ऐड किया, तो इसका क्रिएटेड डेट आया 20। अब मैं 2028 में इसको एक्सेस करने का ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे को दिखाना है क्या? मेरे को दिखाना है एज, ठीक है। तो ये मैं गेट करूंगा, ठीक है। इसको गेट करने के बाद इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो ईयर ईयर एक्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? 1989। फिर जो भी टाइम मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं, वो टाइम पे करंट ईयर क्या रहेगा? तो समझो मैं इसको 2028 में एक्सेस कर रहा हूं, तो करंट ईयर क्या हो जाएगा? 2028। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो वो टाइम 2028 में एज क्या है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये मैं लॉजिक लगाऊंगा। तो डेटाबेस में हम लोग एज स्टोर करने की जगह हम लोग स्टोर करेंगे डीओबी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि मॉडल जो बनेगा तो फिर मॉडल में डेट लेना रहेगा या इंटीजर लेना रहेगा? क्योंकि दिखाना तुमको क्या है? इंटीजर। तुमको सेव क्या करना है? डेट टाइम। डेटा तो एक ही हो सकता है ना, या तो इंटीजर होगा या तो डेट टाइम होगा। सी शार्प में 2 डेटा टाइप है, एक है इंटीजर है, एक है डेट टाइम। तो कौन सा लूंगा मैं? तो जो अब मैं वापस अपने मतलब टॉपिक पे आ जाता हूँ, ये पूरा बैकग्राउंड बताने के बाद। जो मॉडल का कॉलम डेटाबेस से मैप करेगा, जो मॉडल का कॉलम डेटाबेस से मैप करेगा मतलब डेटाबेस के टेबल में जितने कॉलम है वो कॉलम से मैप करेगी अगर प्रॉपर्टी, तो उसको डीबी मॉडल बोलूंगा मैं। ये मैं बताया। ऐसा मॉडल जिसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे जो यूआई है, जो तुम्हारा पेज है जहां तुम दिखाने वाले, यूआई से मैप करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं व्यू मॉडल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यू मॉडल। इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय व्यू मॉडल। तो अब ये केस में, ये पर्टिकुलर सिनेरियो में 2 मॉडल बनेगा। डीबी मॉडल जहां बनेगा वहां पे डीओबी रहेगा, और जहां पे व्यू मॉडल बनेगा वहां पे इंटीजर रहेगा। किसको किसको समझा ये जो मैं बोला? मॉडल का कंसेप्ट पूरा? हम्म, ठीक है। तो अब यहां पर
तो ये दो मॉडल की टाइप हो गई। तो हम लोग अभी जो मॉडल बनाए थे वो किसको मैप कर रहा था, वो ये फाइल को मैप कर रहा था। अभी अपना डेटाबेस का कोई सीन था नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मॉडल बना लिए। मॉडल बनाने के बाद यहाँ पे इसका कंट्रोलर बना लिए। कंट्रोलर में आके मैं क्या किया, जहां पे ये फाइल को स्टोर करके रखा हूँ वहां से मैं इसको रीड कर ले रहा हूँ, सी में जो भी। अब ये प्रोजेक्ट में बना लिया। अब यहाँ पे एक और कैच है, गौर से समझो। ये प्रोजेक्ट में बना लिया, ठीक है, बिल्ड कर दिया, डीएलएल बना लिया, सर्वर पे डाल दिया। अब क्या सर्वर पे जरूरी है कि सी ड्राइव में फहद मोमिन नाम का फोल्डर रहेगा और उसके अंदर सोर्स फोल्डर रहेगा? हो सकता है सर्वर में सी ड्राइव ही ना हो। मेरी बात समझ में आई? किसको किसको सिनेरियो समझाइए। ये कोड को मैं सर्वर पे डाल, मेरी इधर चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डेटा भी आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मैं तुमको बिल्ड किया, नबील को दे दिया, नबील के लैपटॉप में डाल दिया। नबील के लैपटॉप में सी ड्राइव में फहद मोमिन नाम का फोल्डर क्यों रहेगा? उसका तो नबील मोमिन नाम का फोल्डर रहेगा। जैसे ये रन करेगा वो बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। अब इसके पास तो कोड नहीं है ना, कोड तो मेरे पास है, मैंने तो उसको डीएलएल दिया। ये डीएलएल को समझो ना, असेंबली जो बनती है आईएल का कोड बिल्ड होने के बाद आईएल का कोड बनता है, उसमें कोड तो चेंज नहीं कर सकता ना कोई। ये एकदम पहले लेक्चर में बताया था, हम लोग सोर्स प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं तो आईएल बनता है, तो आईएल दिया मैंने इसको, आईएल से चला लेगा, आईएल से रन हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में तो आईएल ही यूज होता है। सोर्स प्रोग्राम में अपने पास रख लिया। जितने सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, उन लोग क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम अपने पास रखते हैं, क्लाइंट को खाली आईएल देते हैं। अब वो आईएल की टाइप बदलती है। कंसोल एप्लीकेशन है तो आईएल ईएक्सी रहेगा, एमवीसी का प्रोजेक्ट है तो आईएल डीएलएल रहेगा, बराबर। विंडोज एप्लीकेशन तो आईएल ईएक्सी बनता है, सेटअप बनाते हैं जिसका हम लोग समझ गए ना। ये मैं शायद पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ वही चीज को। तो मैंने इसको आईएल का कोड दे दिया, मतलब मैंने इसको डीएलएल दे दिया। डीएलएल इसने डाला, चलाने का ट्राई किया, फट गया, बोला फहद मोमिन नाम का फोल्डर है। अभी भाई के पास तो कोड नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो ऐसी चीज, ऐसी ऐसी वैल्यूज या ऐसे एलिमेंट तुम्हारे कोड के जो डिप्लॉयमेंट के बाद चेंज होने वाले। डिप्लॉयमेंट मतलब एक होता है डेवलपमेंट, जब मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, अब एक होता है डिप्लॉयमेंट, बनाने के बाद मैं किसी की मशीन में डाल दिया, दैट्स कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये मैं पहले भी बताया, अभी फिर से वही बोल रहा हूँ। सुन लो। तो जो प्रोग्राम के ऐसे एलिमेंट जो डिप्लॉयमेंट के बाद चेंज हो जाते हैं, वो वैल्यू को हम लोग को वेब कॉन्फ़िग में डालना होता है। वो वैल्यू को हम लोग को वेब कॉन्फ़िग में डालना होता है। मेरी बात समझी मैं क्या बोला? हुज़ैफा को नहीं समझी बात, समझी क्या बोला? लोकल में विजुअल स्टूडियो में चल रहे हो तो डिप्लॉयमेंट के बाद जो वैल्यू तुम्हारी चेंज होने वाली है वो सब वैल्यू वेब कॉन्फ़िग में रहेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं पहले भी दिया था इसकी, और अभी फिर से देखो, जैसे मेल सेंड करना है, तो अभी टेस्टिंग के लिए मैंने क्या किया, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी यूज किया, अपना पासवर्ड यूज किया मेल सेंड करने के लिए। अब मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड क्यों दूंगा तुमको? हाँ, तो मैं कोड में से ईमेल आईडी पासवर्ड निकाल दूंगा और उसको वेब कॉन्फ़िग में डालूंगा और सामने लोगों को बिल्ड करके दूंगा, बोलूंगा भाई वेब कॉन्फ़िग में तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के कोड रन करेगा तो हो जाएगा। तो हम लोग वेब कॉन्फ़िग से उठाते हैं। तो अब ये जो है ये ग्लिची कोड है। अगर ऐसा कोड तुम करोगे तो तुम्हारा मैनेजर तुमको लात मार के निकाल देगा, समझे? तो ये क्यों ये बोलेगा भाई ये फोल्डर थोड़ी ना रहेगा सर्वर पे, क्योंकि जो तुम डेवलप कर रहे हो वो तुम्हारी मशीन में थोड़ी चलेगा। जो तुम डेवलप कर रहे हो वो चलता है एक्चुअल में, सबसे पहले तो वो क्यूए की मशीन में चलेगा। पहले तो मैनेजर ही टेस्ट करेगा बैठ के कि सब चल रहा है कि नहीं, फिर वो पुश करेगा तो सर्वर पे जाएगा तो क्यूए के बॉक्स में चलेगा, फिर उसके बाद वो जाएगा स्टेजिंग पे चलेगा, फिर प्रोडक्शन की बात आएगी। तो कहीं नहीं चलेगा ये कोड, क्योंकि कहीं भी ये नाम का फोल्डर तो नहीं मिलेगा ना। और तुम बोलोगे नहीं तुमको यही नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो फिर क्लाइंट बोलेगा भाई एक काम कर, वो एचआर से बात कर ले और ले ले अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को मेरे को डालना पड़ेगा यहाँ पर, कहां पर, वेब कॉन्फ़िग में। तो वेब कॉन्फ़िग में वैल्यू हम लोग कैसे ऐड करते हैं और वेब कॉन्फ़िग की वैल्यू हम लोग कैसे रिट्रीव करते हैं, ये इंटरव्यू में पूछता है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है, व्हाई वी आर यूजिंग वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन आई ऐड सेटिंग्स in web config and how can we access those setting in C#, मतलब दोनों ऐड करना और एक्सेस करना।
तो ये दो क्वेश्चन वेब कॉन्फिग से रिलेटेड पूछता है कि उसका यूज क्या है, और तुमने कभी अपने प्रोजेक्ट में कोई सेटिंग ऐड किया है तो हमेशा यस बोलना, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट काम है। नहीं बोलोगे, बोलेगा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि तुमने 2 साल में कोई सेटिंग ही नहीं बनाया हो वेब कॉन्फिग में। समझे क्या? तो क्या करना होता है सेटिंग बनाने के लिए? ये ऐप सेटिंग का सेक्शन दिख रहा है, देखो बता दो फिर से। तुमको इधर आना है वेब कॉन्फिग में, ठीक है, ये वेब कॉन्फिग फाइल है। वेब कॉन्फिग फाइल के अंदर, अच्छा हाँ, एक चीज मैं बोला था कि मतलब वेब कॉन्फिग फाइल में आगे चल के डिटेल में बताऊंगा जब मैं फाइल्स के बारे में बता रहा था, तो ये वही सेक्शन है। तो मैं बस वो बता रहा हूँ कि ये अभी कवर हो जाएगा पूरा वेब कॉन्फिग क्या है। तो वेब कॉन्फिग एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम लोग एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करके रखते हैं। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है क्या? ये कॉन्फ़िगरेशन सब एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे कि अगर डॉटनेट फ्रेमवर्क कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, डिबग मोड में एप्लीकेशन को डिबग करना है कि नहीं करना है, अभी ये सब कॉन्फ़िगरेशन ना ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पर। समझे क्या? तो मेरे को मेरी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है तो मैं कहाँ ऐड करूंगा? ऐप सेटिंग के अंदर। मेरी कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ पे ऐड करूंगा? ऑलवेज ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग में हम लोग एक और कॉन्फ़िगरेशन आगे आएगी, वो मैं तुमको एंटिटी फ्रेमवर्क के टाइम पे बताऊंगा, जिसको कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, लेकिन वो एक अलग पार्ट है, वो ऐप सेटिंग में नहीं आता है। ठीक है, वो ऐप सेटिंग में उसको काउंट नहीं करते। ऐप सेटिंग मतलब यहाँ से ऐप सेटिंग शुरू हुआ और यहाँ पे ऐप सेटिंग खत्म हुआ, दैट्स इट, इतना। इसके बीच में तुम कोई भी सेटिंग डाल सकते हो। तो तुमको लेट से ये सेटिंग डालना है, ये जो है क्या है, ये फाइल पाथ। फाइल पाथ किसके लिए है? ये फाइल पाथ है स्टूडेंट लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ पे मैं एक सेटिंग बनाया ऐड, तो ये इसको बोला कि इसका की क्या रहेगा? की मतलब जिसके थ्रू तुम उसको एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने लिखा स्टूडेंट फाइल पाथ, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जो नाम तुम दोगे वही नाम तुमको कोड में यूज करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं ये दे दिया स्टूडेंट फाइल पाथ। फिर उसके आगे यहाँ पे तुमको उसको देना पड़ेगा वैल्यू, कि क्या इसमें वैल्यू रहेगी। तो इसमें वैल्यू जो रहेगी वो ये रहेगी। तो ये सब डबल जो है उसको सिंगल कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये सी शार्प नहीं है, ये एक्सएमएल है, तो यहाँ पे सिंगल चल जाएगा। वहां पे डबल हम लोग क्यों लिखे थे? क्योंकि वो सी शार्प था, और सी शार्प में स्लैश एन स्लैश है स्लैश डी की मीनिंग अलग है, तो हम लोग इसके लिए डबल स्लैश लगा रहे हैं। यहाँ पे डबल स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझी ना? क्या क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो ये जो मैं किया ना, इसको बोलते हैं एक ऐप सेटिंग बनाना। यही इतना इंटरव्यू में पूछता है और नहीं बोल पाते लोग। जितना मैं किया ना, इसको बोलते हैं ऐप सेटिंग बनाना। तो ऐप, कोई बोलता है कि हाउ कैन यू ऐड सेटिंग इन वेब कॉन्फिग, एक न्यू सेटिंग ऐड करना है, तो बोलना मैं ऐप सेटिंग में जाऊंगा, ऐप सेटिंग में जाके एक टैग ऐड करूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग। ये मैं ऑलरेडी एचटीएमएल के टाइम पे बताया था, टैग और एलिमेंट, अगर याद होगा तो। ठीक है, तो टैग, हम एक टैग ऐड करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऐड। ऐड में मेरे को की स्पेसिफाई करना है एंड वैल्यू स्पेसिफाई करना है। ऑल ऐप सेटिंग की वैल्यू पे अभी है, एक की होगा उसकी एक वैल्यू होगी, एक की होगा उसकी एक वैल्यू होगी। तो ये ऑल ऐप सेटिंग जो है वो की वैल्यू पे है, तो ये की और वैल्यू में बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू को यहां पर एक्सेस कैसे किया जाए? यहां पर तो इंस्टेड ऑफ दिस लाइन, ये लाइन को कमेंट कर देता हूं मैं, और सेम फाइल पाथ को मैं डायरेक्ट नहीं असाइन करूंगा, ऐसा लिख के असाइन नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि तू जा वेब कॉन्फिग को ओपन कर, उसमें ऐप सेटिंग के अंदर जा, ऐप सेटिंग में जाके वो की ले, वो की वैल्यू ला, उसको लाके स्टोर कर ये फाइल पाथ वेरिएबल में। तो वो कैसे करना है? सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट, देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज आता है। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन नहीं है तो तुम लिखोगे सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और अगर तुम्हारी वेब एप्लीकेशन है तो जब लिखोगे सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुमको सेटिंग ऐप सेटिंग में से लेना है, ऐप सेटिंग करके एक फाइल होती है, वेब वेब जैसे अपना वेब एप्लीकेशन है तो वेब कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर वेब एप्लीकेशन नहीं होती तो ऐप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती, ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल होती। तो जब ऐप डॉट कॉन, जब अगर तुम्हारी वेब एप्लीकेशन नहीं रहेगी तो तुमको सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर तुम्हारी वेब एप्लीकेशन रहेगी तो लिखना है सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो वेब वहां पे ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझी क्या बोला मैं? अगर तुम्हारी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन नहीं है तो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है तो सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन। अब वेब एप्लीकेशन नहीं है तो कंसोल हो सकती है,
डेस्कटॉप हो सकती है, विंडोज हो सकती है, विंडोज सर्विस हो सकती है, ये हो सकती है। और अगर वेब एप्लीकेशन है तो एएसपी डॉट नेट की वेब एप्लीकेशन हो सकती है, एएसपी डॉट नेट एमवीसी की एप्लीकेशन हो सकती है, और एचपीए हो सकती है। जो तीन टाइप बताया था वो तीनों होंगे, तो तीनों में वेब कॉन्फ़िग यूज होता है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये डॉट ऐप सेटिंग आ गया। तो यहाँ ये जो फाइल है ना, ये फाइल वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये एक्चुअल में वेब कॉन्फ़िग फाइल को डिनोट करती है। तो मैं सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर तक पहुंचा, मतलब मैं कहां पहुंच गया, वेब कॉन्फ़िग में। अब मेरे को उसके अंदर कहां जाना है, ऐप सेटिंग में। तो मैं आ गया इधर ऐप सेटिंग में, एक मिनट, आ गया ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग में बहुत सारी चीज है ना, तो उसको मैं बोला कि इसमें यहाँ पे जो मेरा की है वो की लेके आ। तो मेरा की का नाम क्या है, हो गया। अब मैं कोड में कहीं पे ऐसा लिखा हूं क्या, फहद मोमिन रेपो सोर्स फोल्डर का नाम नहीं, तो ये कोड मैं बिल्ड करके भाई को दे दूंगा, और वेब कॉन्फ़िग भी उसके साथ में रहेगी, बिल्ड के साथ में वेब कॉन्फ़िग भी जाएगी। वेब कॉन्फ़िग में जहां पे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो ड्राइव में मन करेगा, गूगल ड्राइव, जो ड्राइव में मन करेगा वो ड्राइव में ये फाइल बनाएगा, और वो फाइल का पाथ लाके कहाँ पे डाल देगा, यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डालेगा तो ये जो है वहीं से एक्सेस कर रहा है, तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अब वो फहद मोमिन रहने दो, नबील मोमिन रहने दो, एबीसी नाम का फोल्डर रहने दो, डी ड्राइव में रहने दो, ई ड्राइव में रहने दो, कोड नहीं फटेगा। मेरी बात समझ में आई क्या है? तो ये एक्चुअल यूज है वेब कॉन्फ़िग का। तो वेब कॉन्फ़िग बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, वेब कॉन्फ़िग हम लोग यूज करते हैं ऐसी वैल्यूज के लिए जो डिप्लॉयमेंट के बाद चेंज होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल हो गई, दूसरी एग्जांपल में ईमेल वाली दे दिया, थर्ड एग्जांपल तुमको देता हूं एकदम जो रियल टाइम में यूज होती है, जिसके लिए वेब कॉन्फ़िग का सबसे ज्यादा यूज होता है। एवरी एप्लीकेशन को डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ता है। डेटा आएगा कहां से, डेटाबेस से आएगा। डेटाबेस मतलब एसक्यूएल सर्वर, डेटाबेस मतलब एसक्यूएल सर्वर। अभी एसक्यूएल सर्वर का वो बेसिक पता चल गया तुमको, इसके लिए मैं डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर बोल के खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं बोला भी था लेक्चर मिस मत करना, डेटाबेस का लेक्चर है, क्योंकि इसका रेफरेंस लेके आगे मेरे को पढ़ाना रहेगा। अभी भी आज के लेक्चर में भी पूरा उसका रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो डेटाबेस का मतलब एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर से डेटा लाने के लिए अभी मैं मेरे लोकल में हूँ, मेरे लोकल में मैंने क्या किया, मेरा खुद का एसक्यूएल इंस्टॉल किया है, खुद का एसक्यूएल इंस्टॉल करके फहद नाम का डेटाबेस बना के रखा है। फहद नाम के डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल बना के रखा है, उसमें से डेटा ला रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। अब ये मैं दे दिया लेट्स से क्यूए को या नबील को दे दिया। अब नबील के पास तो उसका एसक्यूएल सर्वर रहेगा, उसके एसक्यूएल सर्वर का नाम अलग रहेगा, बराबर। हो सकता है डेटाबेस वो भी फहद नाम का ही बना ले, लेकिन एसक्यूएल सर्वर का नाम तो अलग रहेगा ना। एसक्यूएल सर्वर का नाम जो होता है वो मशीन नेम इक्वल रहता है। मेरी मशीन का नेम फहद पीसी है, उसकी मशीन का नेम नबील पीसी है, तो वो फहद पीसी लिख के नहीं चला सकता। और कोड में अगर मैं हार्ड कोड कर दिया तो जिंदगी में कभी नहीं चलेगा उसकी मशीन में। तो वो जो सर्वर का नाम है वो हम लोग लिखते हैं एक्चुअल में वेब कॉन्फ़िग के अंदर, और ये हमेशा हर जगह यूज होता है। जब तुम कंपनी में फर्स्ट डे लगोगे आफ्टर इंडक्शन, जब भी तुम्हारा फर्स्ट डे, ये प्रोसेस बताया ना इंडक्शन का, जब तुम कंपनी में लगोगे तो इनिशियली तुमको इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, तो इंडक्शन का ईमेल आएगा, इंडक्शन होगा, एक एचआर तुमको असाइन होगी, तुमको कंपनी के बारे में बताएगी, कंपनी में मतलब क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर तुम्हारा लैपटॉप खराब हुआ तो किससे कांटेक्ट करना है, अगर तुम्हारा सैलरी कट के आई है तो तुमको किससे कांटेक्ट करना है, अगर तुमको कोई शिकायत है, कोई ग्रीवेंस है तो तुमको किससे कांटेक्ट करना है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। फिर तुमको बताएगी कि तुम जो प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए हो वो प्रोजेक्ट कौन सा है, उसका मैनेजर कौन सा है, मैनेजर का कॉन्टेक्ट नंबर देके अल्लाह हाफिज बोल के चली जाएगी। फिर तुम क्या करोगे, वो मैनेजर से कांटेक्ट करोगे, वो मैनेजर को बोलोगे कि मेरा इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ये हो गया वो हो गया। फिर मैनेजर तुमको कॉल लेगा, मैनेजर तुमको बोलेगा कि अपना प्रोजेक्ट, तुमको प्रोजेक्ट बताएगा कि अपना प्रोजेक्ट इसमें चलता है, ये होता है, ये होता है, ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। वो लेगा, 2 दिन 1-2 दिन उसमें जाएगा, फिर उसके बाद वो भी, ये कभी कभी 1 दिन में भी हो जाता है, ये कभी कभी 1 महीने में भी, 1 महीना भी लगता है। तो हम लोग इसको 1 दिन का ही प्रोसेस समझ के चलते हैं अपने लिए, क्योंकि अपने इतने खुशनसीब नहीं है। तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे मैनेजर बोलेगा कि जो अपना प्रोजेक्ट है ना वो पड़ा हुआ है गिट के ऊपर या बिट बकेट के ऊपर, या कोई भी क्लाउड का नाम लेगा,
वो आएगा अपने कोर्स में आगे, मैं बता दूंगा। मैं शायद गिट के बारे में बताया भी था, इनको रेपोजिटरी वगैरह के बारे में। तो वो गिट की रेपोजिटरी बता देगा। तो सबसे पहला जो टेक्निकल काम तुमको खुद से करना रहेगा वो रेपोजिटरी क्लोन करना रहेगा। मतलब जो क्लाउड की रेपोजिटरी है तुमको तुम्हारे लोकल में लाना रहेगा। लोकल में तुम लेके आ गए, लोकल में लाने के बाद तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ गया, वेब कॉन्फ़िग भी आ गया। तो पहला काम ये रहता है कि तुम्हारे साइड में तुमको डेटाबेस बना के उसको चलाना होता है। तो जब तुम्हारे साइड में जब तुम उसको चलाते हो तो तुम्हारे साइड में तुमको लोकल डेटाबेस बनाना पड़ेगा। लोकल डेटाबेस बनाओगे तो तुम्हारी मशीन का जो भी नाम रहेगा, फास्ट पीसी नाम है तो फास्ट पीसी के हिसाब से एसक्यूएल सर्वर का नाम बनेगा। अब जो क्लाउड पे डाला रहेगा वो समझ लो उसका नाम राहुल है तो वो तो राहुल पीसी नाम से डाला रहेगा। तुम डायरेक्ट चलाओगे नहीं चलेगा। तो सबसे पहला काम यही रहता है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, वेब कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से चेंज करना। क्योंकि वो सामने वाला जो कोड पुश किया रहेगा उसके उसमें डी ड्राइव में कोई फाइल रहेगी और वो फाइल तुम सी ड्राइव में कॉपी करके रखे रहोगे तो नहीं चलेगा प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में? तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको तुमको ढूंढ ढूंढ के वो कॉन्फ़िगरेशन को सब जहां राहुल है वहां फहद लिखना पड़ेगा। जो फिर ये राहुल से कनेक्ट करना पड़ेगा तुमको। वो बताएगा भाई मैं ई ड्राइव में रखा था ये फाइल, तू भी एक काम कर ई ड्राइव में ये फोल्डर बना के डाल दे, चल जाएगा। ऐसा भी करते हैं बहुत सारे लोग। मतलब वो चेंज नहीं करते, अपन एक काम कर तू भी ये फोल्डर बना दे, तेरे लोकल में भी चल जाएगा। तो ये चीज तुमको जब समझेगी तभी तो तुम कर पाओगे। मतलब तुम जाके वेब कॉन्फ़िग में वो पाथ देखोगे ना कि राहुल लिखा है, ये नाम का फोल्डर मेरे को बनाना है। वही बात समझ। और अगर तुम अपने नाम का फोल्डर बनाओगे तो फिर राहुल की जगह पे तुमको पाथ लिखना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा नेम है वो तुमको लिखना पड़ेगा, फोल्डर के हिसाब से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला काम होता है। और ये करने के लिए लोग कभी कभी दो दो हफ्ता लगा देते हैं और प्रोजेक्ट को अप नहीं कर पाते और फिर मैनेजर भड़क जाता है कि तुम यार एक प्रोजेक्ट ही नहीं रन कर पा। और अपन बोलते हैं प्रोजेक्ट इतना अजीब है, मैं जो पहले प्रोजेक्ट पे काम किया था वो तो इतना सिंपल था। कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसा होता है रन करो रन हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, डेटाबेस लोकल में देते हैं, यूनिटी का एक डेटाबेस देते हैं, सब लोग वही को एक्सेस करते हैं। और कुछ कुछ कंपनी क्या बोलती है कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट हैज टू बी स्टोर देयर ओन लोकल डेटाबेस, ताकि डेवलपमेंट में कुछ ग्लिच हो तो मेन डेटाबेस पे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। एवरी पर्सन का अपना लोकल, इसमें तुम भी सेफ रहते हो। कल को कुछ डिलीट हुआ हुआ तो तुम्हारे लोकल से ही होगा ना, मेन यूएटी या क्यूए बॉक्स से नहीं होगा या डेव बॉक्स से नहीं होगा। होता कुछ नहीं, डेव बॉक्स का बैकअप रहता है, वो वापिस से आ जाता है। लेकिन दो बात सुनने वाला काम जो वो रहता है वो भी खत्म हो जाता है, मतलब वो केस में। क्योंकि ये इन्वायरमेंट बताया ना मैं कि मतलब एक डेव इन्वायरमेंट रहता है जिसपे हम लोग डेवलप करते हैं, फिर एक क्यूए होता है जहाँ पे टेस्टर टेस्ट करता है, फिर एक स्टेजिंग होता है जहाँ पे बिजनेस वाले टेस्ट करते हैं, और एक प्रोडक्शन होता है जो यूजर को दिखता है फाइनल। तो ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग सर्वर होती है, अलग अलग मशीन होती है जो सबके लिए असाइन होती है। तो लोग बोलते हैं ना आज क्यूए का डिप्लॉयमेंट है, आज स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट है, आज प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट है, या प्रोडक्शन रिलीज है, क्यूए रिलीज है, स्टेजिंग रिलीज है। रिलीज का मतलब वही डिप्लॉयमेंट ही होता है। ये मैं तुमको शायद ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पूरा साइकिल एक बार बताया था, तो उसको गौर से जाके सुन लेना फिर से रिकॉर्डिंग में। तो डिप्लॉयमेंट के बाद जो वैल्यू चेंज होगी वो वेब कॉन्फ़िग में जाके हम लोग को चेंज करना होता है। तो अभी ये यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा तो वेब कॉन्फ़िग में ये चेंज कर लेगा, इसके हिसाब से ये कोड जो है वो चल जाएगा। तो एक बार इसको डिबग डाल के चला के देखते हैं क्या कहानी है इसके अंदर। ये देखो आया, F10 किया, आ गया वही पाथ। तो ये क्या किया, वहां वेब कॉन्फ़िग में गया, वेब कॉन्फ़िग से जाके ये वैल्यू निकाल के लाके इसमें स्टोर किया। पहले हम लोग हार्ड कोड किए थे, अब अगर मैं वहां पे बदल दूंगा वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, अलग वैल्यू यहाँ पे आने लगेगी। उधर से फाइल रीड करने लगेगा, सी की जगह डी से रीड करेगा, डी की जगह ई से रीड करेगा। फाइल होना चाहिए रीड करने के लिए। ये देखो रीड कर लिया फाइल। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर फाइल रीड करके फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट की लिस्ट को व्यू बैग में दे रहे हैं, और व्यू बैग को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्यू में एक्सेस कर रहे हैं इधर पे आगे। तो व्यू बैग को मैं इधर पे एक्सेस कर रहा हूँ, ये व्यू बैग को एक्सेस करके यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट बना रहा हूँ। को मैं वो स्टूडेंट लिस्ट को मैं लूप चला के फिर यहाँ पे एक एक रो बना रहा हूँ। ये कहानी हो रही है पूरी, ठीक है। तो
अब मेरे को यहाँ पे व्यू बैक के थ्रू नहीं जाना है, ये तो एक तरीका था। अब मेरे को जाना है मॉडल के थ्रू। तो जब भी व्यू को मॉडल बताना रहेगा तो यहाँ पे आगे लिखने का @ मॉडल स्मॉल एम से, ये भी सुन लो गौर से, कैपिटल एम से मॉडल लिखोगे एरर देगा, मॉडल स्मॉल एम से। इसके लिए स्मॉल एम से खास तौर से बोल रहा हूं मैं, इसके बाद भी लोग गलती करेंगे, लेके आएंगे, देख लेना, मैं यकीन है, भरोसा है तुम लोग के ऊपर। मॉडल स्मॉल एम से। अब ये जो है ये क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, तो मैं बोला इसका मॉडल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रहेगा। तो ये व्यू को क्या रिक्वायर रहेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर रहेगी। और इसको मैं क्या करता हूं, यहां से अब हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, व्यू बैक से नहीं करना है ना मेरे को। जब ये हट गया तो ये भी हट जाएगा। तो अब लिस्ट आ कहां पे भी है, मॉडल में आ गई है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा मॉडल। जब कैपिटल एम से तुम मॉडल लिखते हो तो जो मॉडल में वैल्यू आई है ना, उसको तुम एक्सेस करने का ट्राई करते हो। और जब स्मॉल एम से तुम मॉडल लिखते हो तो तुम बताते हो कि इसका मॉडल क्या है। फिर से बोलो, स्मॉल एम से जब टॉप पे तुम मॉडल लिखते हो तो तुम स्मॉल एम से ये बताते हो कि ये व्यू को कौन सा मॉडल मिलेगा। और कैपिटल एम से तुम बताते हो कि जो मॉडल मिल गया है उसकी वैल्यू क्या है। तो ये दोनों में फर्क है, ये कैपिटल एम और स्मॉल एम। ये यहां पे मैं बता रहा हूं कि इसको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिलेगी, और इससे मैं बता रहा हूं कि जो लिस्ट मिली है उस पर लूप चला। बात समझ में आ रही, किसको किसको समझा? समझा सब बाउंसर, सबको ना समझा? डेटा कहां मिलेगा मेरे को जी, किसको समझा? चलो एक और, किसको समझा? डेटा कहां मिलेगा मेरे को, कैपिटल एम वाले में मिलेगा कि स्मॉल एम वाले में मिलेगा, कौन बता सकता है? कैपिटल एम में मिलेगा, ठीक है। तो या जो लिस्ट में यहां, सॉरी कहा गया वो, हाँ, जो लिस्ट में यहां से पास करूंगा वो आएगी इसमें। और ये खाली क्या बताएगा कि क्या टाइप की लिस्ट या क्या टाइप का ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जो गलत रहेगा तो एरर दे देगा, तो वो उससे चेक करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं लिस्ट बना लिया हूं, तो व्यू बैक की तो अब जरूरत नहीं है। इसको उठा के यहां डालना पड़ेगा। क्यों यहां डालना पड़ेगा? जो लिस्ट में बनाया हूं वो यहां व्यू के मॉडल में डाल दिया, मतलब यहां पे जो मैं पास करूंगा वो कहां मिलेगा, उसको यहां मिलेगा कैपिटल एम में। और इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को क्या एक्सेप्ट करना है, तो वो उसको इससे पता चलेगा कि मेरे को लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सेस करना है, मतलब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सेप्ट ये व्यू करेगा। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर जो वैल्यू डाली हुई है वो तभी वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो उसको मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू लिखा, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा तो एरर आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको रन कर देता हूँ, आउटपुट देखना सेम आएगा। सेम आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना के उसको मेरे को भेजना था। मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर, मतलब जो दो तरीका जहां से स्टार्ट किया था, हाउ कैन आई ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एक्शन टू व्यू। यहां से हम लोग चले थे, ठीक है। यहां से चल के मैं बोला दो तरीका है, एक तरीका यूजिंग व्यू बैक और दूसरा तरीका यूजिंग मॉडल। पहले तरीके में, व्यू बैक वाले तरीके में जो हम लोग पहले किए थे, जो मैं अभी कमेंट कर दिया, उसमें हम लोग क्या करते थे, डेटा कहीं से उठाते थे, उसकी लिस्ट बनाते थे, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद उसको व्यू बैक में डालते थे, फिर व्यू बैक को ले जाते थे, व्यू के टॉप में कास्टिंग करते थे और उसको लूप में यूज कर लेते थे, ये चलता था। अब मैं क्या करूंगा, डेटा में उठाया कहीं से, ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना के उसको अगर मेरे को व्यू में भेजना है यूजिंग मॉडल अप्रोच, तो उसको मैं यहाँ रिटर्न व्यू में डाल दूंगा। उसको मैं कहा डाल दूंगा, रिटर्न व्यू में डाल दूंगा। तो जब वो व्यू रिटर्न करने लगेगा, तो व्यू रिटर्न करने लगेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा एक्चुअल में, ये वाली फाइल।
व्यू रिटर्न करने लगेगा तो वो देखेगा कि हाँ इसमें इसको तो मॉडल चाहिए, तो देखेगा हाँ इसने तो लिस्ट डाला है, तो वो लिस्ट को लाके वो इसमें स्टोर करेगा। किसमें स्टोर करेगा? ये इसमें, और फिर इससे लूप चला देगा। इससे इससे पहले बताया था फॉर ईच लूप किसके लिए यूज होता है, लिस्ट ऑफ कलेक्शन के लिए यूज होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग फॉर ईच लूप के बारे में देखे थे। लास्ट लेक्चर में तुमको मैं एरे बताया था, लिस्ट बताया था, फॉर ईच लूप उस एक एडिशन करके बताया था, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग सिर्फ फॉर लूप पढ़े थे, फॉर ईच लूप बताया था। तो ये फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पे ये जो है एक एक एलिमेंट आएगा, एक एक एलिमेंट के लिए एक एक टीआर बनेगा। अब देखो ये समझ लो क्या है, टेबल बनाना है अगर देखो एचटीएमएल के अंदर, तो उसमें तीन टैग बेसिकली और भी है, टी है, टी बॉडी भी है, लेकिन तीन टैग बेसिकली यूज होता है। एक होता है टेबल टैग जिससे टेबल का बॉर्डर बनता है, ठीक है। एक यूज होता है टीआर टैग जिससे टेबल की रो बनती है, रो। और एक यूज होता है टीडी टैग जिसमें टेबल का डिवीजन, रो के अंदर छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। तो ये कुछ बनता ऐसा है, अगर इसको नोटपैड में बताऊंगा तो मैं तुमको ज्यादा समझ में आएगा। नोटपैड बोलो, पेंट में। तो अगर जब मैं टेबल टैग लिखता हूं तो ये बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं टीआर टैग लिखता हूं तो ऐसे एक रो बन जाती है, और मैं टीडी लिखता हूं तो इसके अंदर तो इसको कैसे समझ सकते हैं? लाइक ये जो है, ये बेसिकली है जो आउटर एरो दिख रहा है ना, ये जो है, ये बेसिकली है मेरा टेबल टैग, ये जो है मेरा टीआर टैग, और ये जो मेरा है टीडी टैग। इससे पूरे टेबल बन जाते हैं, लेकिन ये सब ऐसा गैप नहीं होता, ये सब एक दूसरे में अटैच होता है, समझे क्या? तो अगर मेरे को ऐसा टेबल बनाना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, HTML में जाके मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लाइक यहाँ पे लिखूंगा टेबल टैग। ये टेबल लिख के अगर मैं ऐसा लिखा तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना ये बन जाएगा, समझे क्या? फिर उसके बाद यहां पे आके मैं टेबल के अंदर आ गया, मैं टेबल के अंदर आके मैंने लिखा टीआर, टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो एक रो बन जाएगी, ये वाला बॉक्स देखो, एरो जहां पे ये जो बॉक्स है ना, ये तो ये बन गया टीआर, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को जितना कॉलम बनाना है वो टीआर में बनाऊंगा, उसको हम लोग बोलते हैं टीडी। टीडी में मैंने लिखा ए, तो ये तीन टीडी लिए, तो पहला टीडी ये वाला बॉक्स है, दूसरा टीडी ये वाला बॉक्स है, तीसरा टीडी ये वाला बॉक्स है। बॉक्स के अंदर ए लिखा है, ए बी सी कर देता हूं उसको, ए बी सी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मेरी बात समझ में आई? क्या क्या बोला मैं? जिसको HTML का नहीं पता होगा उसके लिए मैं बता दूं, क्योंकि यही बेस पे टेबल बन रहा है, यही बेस पे जो है टेबल बन रहा है। हम लोग आ जाते हैं इधर वापस, ये टेबल टैग, तो इससे एक टेबल बन जाता है पहले। फिर उसके बाद क्या आता है, एक टीआर ले लिया इसने, एक टीआर मतलब एक रो टेबल की बन गई। वो टीआर के अंदर क्या लिया है देखो, टीएच लिया है। मैं बोला तो और भी टैग है, टीएच टेबल हेडिंग के लिए यूज होता है। मतलब अगर तुमको सादा रो नहीं बनाना है, हेडिंग बनाना है, तो टीडी की जगह टीएच ले लेते, लेकिन इसको टीडी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसकी वजह से। तो इसने डिवीजन क्रिएट किया, कितने कॉलम्स लेना है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट जी, और ये लास्ट में एक्शन का एक कॉलम जो है ना वो है ये वाला देखो, जिसमें कुछ लिखा नहीं है, देखो ये है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं तो जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, समझा?
तो ये जो बना है ना, ये जितना बना है ये एक्चुअल में ये है, ये जो तुमको दिख रहा है फर्स्ट रो, ये है। तो इसको अगर मेरे को पता करना है कि हाँ ये सही में फर्स्ट रो है, तो इसको कलर दे दो ना, स्टाइल लिखो, बैकग्राउंड कलर रेड। ये जो आया, ये क्या आया बेसिकली, ये इतना जो एक टेबल रो बन गया। मैं अब ये रो तो चेंज होने वाली है ना, अगर डेटाबेस में 5 रिकॉर्ड है तो ये तो कॉमन रहेगा, हेडिंग एक बार बना देंगे, फिर नीचे की रो अपन देखते हैं डेटाबेस में 5 रिकॉर्ड है तो 5 बार बनाऊंगा, 10 रिकॉर्ड है तो 10 बार बनाऊंगा, 100 रिकॉर्ड है तो 100 बार बनाऊंगा। तो ये एक बार बना दिया, उसके बाद क्या किया है, देखता है मॉडल में आइटम कितने हैं, और जितने आइटम है उसके लिए लूप लिख दिया। तो अगर ये फॉर ईच लूप की खास बात क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, टेम्पररी आइटम लिखते हैं, टेम्पररी वेरिएबल लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिस्ट। अगर ये लिस्ट में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, या ये एरे में 5 एलिमेंट है, तो ये लूप 5 बार चलेगा। 6 एलिमेंट है तो 6 बार चलेगा, 100 एलिमेंट है तो 100 बार चलेगा, और जितने बार ये लूप चलेगा उतने बार क्या बनेगा, टीआर, उतनी बार टेबल रो बनेगी। और ये किसके बीच में बन रही है, एंडिंग में क्लोज किया टेबल को, तो सब टेबल के अंदर रो बन रही है। तो डेटाबेस से फर्स्ट रिकॉर्ड आता है, एक टीआर बनता है, फिर दूसरा आता है, दूसरा टीआर बनता है, फिर तीसरा आता है, तीसरा टीआर बनता है। तो ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। पहली वो रीड करता है एक लाइन को, उसको ऑब्जेक्ट बनाता है, लिस्ट में ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा, ये पांचवा, इससे 5 एलिमेंट है। तो पहले एलिमेंट के लिए एक टीआर बना देता है, दूसरे एलिमेंट के लिए फिर टीआर बनाता है, तीसरे एलिमेंट के लिए फिर टीआर, चौथे एलिमेंट के लिए फिर टीआर। जितने बार ये लूप चलेगा, जितने बार ये लूप चलेगा उतने बार ये टीआर बनाएगा। और एवरी टीआर में क्या है, एवरी टीआर में टीडी, छोटे छोटे टीडीज है।